गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है आज का न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के अंदर आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हो गया है। बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, वो तो अभी हम देखेंगे, बट उससे भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट हैज केप्ट इन अबेयंस 2026 यूजीसी कैंपस इक्विटी रूल्स टर्म्स द मूव टू स्वीपिंग। तो जो यूजीसी रूल्स निकले हैं और जनवरी 13 के अराउंड जो है यूजीसी ने रिलीज किए थे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है एक नोडल एजेंसी है जो इंडिया के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनको वो रेगुलेट करती है। ठीक है, तो उनको रेगुलेट करना कि वो रूल्स रेगुलेशंस जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे लगाए जाते हैं वो उसके अकॉर्डिंग गवर्न किए जाएं। इन्होंने 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने इक्विटी रूल्स रिलीज किए थे और उन रूल्स के अगेंस्ट इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपने देखा होगा काफी सारी यूनिवर्सिटीज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, यूपी में और बिहार के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनका क्या कहना है स्टूडेंट्स का? उनका ये कहना है कि ये जो रूल्स हैं ये रूल्स डिस्क्रिमिनेटरी हैं। और ये रूल्स डिस्क्रिमिनेटरी क्यों हैं वो हम देखते हैं कि इन रूल्स में ऐसा क्या है। चलिए आइए देखते हैं इसको वन बाय वन जो है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, जिसके जो चेयरमैन का नाम है वो विनीत जोशी है। कल हमने किया था, शायद विनीत जोशी है उनका नाम। ठीक है। एंड उन्होंने रेगुलेशन 2026 जो है नोटिफाई की थी जनवरी 14 2026 को, 25 को बेसिकली। आर एन अपडेट ऑन द एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन इन द प्लेस। इससे पहले भी जो है एंटी डिस्क्रिमिनेशन जो ये गाइडलाइंस थी, 2012 की गाइडलाइंस पहले से भी थी, बट वो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी, रिजिड नहीं थी, वो न्यूट्रल थी। और उन गाइडलाइंस का ज्यादा कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। तो ये जो ड्राफ्ट वर्जन इन्होंने रिलीज किया, ये ड्राफ्ट वर्जन रिलीज करने के बाद इन्होंने पब्लिक सजेशंस मांगे। और पब्लिक सजेशंस जो हैं जब आए तो उन्होंने इन ड्राफ्ट जो रेगुलेशंस को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला कि भाई ये जो है इसके अंदर ओबीसीज को जो है इसके एम्बिट से बाहर रखा गया था। बेसिकली मैं आपको बता दूं ये रेगुलेशंस हैं क्या। देखो इंडिया के अंदर ना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सुसाइड्स हो रहे थे। और सुसाइड्स कौन कर रहा था? सुसाइड हो रहे थे बैकवर्ड क्लासेस, मार्जिनलाइज्ड क्लासेस, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, दे वर कमिटिंग सुसाइड्स। व्हाई दे वर कमिटिंग सुसाइड्स? बिकॉज देयर वाज सम डिस्क्रिमिनेशन बीइंग डन अगेंस्ट दोज स्टूडेंट्स इन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, वहां पर उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। तो ये देखने के लिए जब ये ऐसे इंस्टेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट हुए, बहुत ही फेमस केस है, रोहित वेमुला का केस है। उसके बाद पायल तदवी का केस आया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ऐसे इंस्टेंसेस जो हैं इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हो रहे हैं कि जो बैकवर्ड कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को बोला कि आप गाइडलाइंस बनाइए जो कि आप जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, एनएलयूज हैं, यहाँ पर इन इंस्टीट्यूशंस में, इन यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसा एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए कि जो कॉलेजेस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके और डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट किया जा सके और बच्चे जो हैं एक कॉन्जीनियल एटमॉस्फेयर के अंदर पढ़ सकें। उनके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो ये जब इंडिया के अंदर यूजीसी ने फिर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 2012 की जो गाइडलाइंस थी उसके बाद जो 2025 के अंदर ड्राफ्ट पेश किया कि सर ये हमने एक कच्चा ढांचा पेश किया है। कच्चे ढांचे को पब्लिक ओपिनियन के लिए उसको जो है नोटिफाई किया गया, लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया क्योंकि उस जो जो पहले ड्राफ्ट आया था उसके अंदर एससी एंड एसटीज के लिए तो उन्होंने प्रोविजंस बनाई थी, बट ओबीसीज को उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया था। तो फिर एक गवर्नमेंट पैनल बना, गवर्नमेंट पैनल ने बोला कि नहीं ये गलत है, इसके अंदर आपको ओबीसी को इंक्लूड करना चाहिए। समझ में आ रही बात आप मेरी बात? तो ओबीसीज को भी इंक्लूड करने की बात उन्होंने बोली। तो फिर यहाँ पर उन्होंने फिर अपने ड्राफ्ट को थोड़ा सा चेंज किया। देन उसके बाद की चेंजेस क्या किए उन्होंने? की चेंजेस ये किए उन्होंने कि जो ड्राफ्ट रेगुलेशन था उसके अंदर एक प्रोविजन ये थी कि अगर कोई झूठी कंप्लेंट फाइल करेगा उसके ऊपर भी एक्शन होगा। तो जैसे सपोज करो एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है और एक बैकवर्ड कास्ट का बच्चा है। बैकवर्ड कास्ट के बच्चे ने कंप्लेंट करी कि दिस पर्सन हैज डन सम अनफेयर ट्रीटमेंट विद मी बिकॉज ऑफ माय कास्ट। ठीक है, मेरी कास्ट की वजह से इन्होंने मेरे साथ क्या किया है? अनफेयर ट्रीटमेंट किया है। अब कल को जब वो कंप्लेंट फाइल करता था एससी कैटेगरी का बच्चा या एसटी कैटेगरी का बच्चा, तो अगर कल को वो कंप्लेंट झूठी पाई गई, क्योंकि झूठी फ्रिवलेस कंप्लेंट्स भी तो फाइल होती है ना,
तो आपको नहीं लगता अगर कोई झूठी कंप्लेंट फाइल करेगा, किसी को नाजायज फंसाएगा, तो उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। तो ड्राफ्ट के अंदर ये वाली प्रोविजन भी थी। तो ड्राफ्ट के अंदर SC/ST के लिए प्रोविजन बनाई गई थी और फॉल्स एंड फ्रिवलेस कंप्लेंट्स के लिए भी प्रोविजन डाली गई थी। बट जब फाइनल रेगुलेशंस अभी रिलीज हुए 13 जनवरी 2026 को, उनमें उन्होंने ओबीसी को इंक्लूड किया, तो मतलब एक्सपैंड किया उसको, तो जो कि एक पॉजिटिव स्टेप है कि SC/ST एंड ओबीसी के अगेंस्ट अगर डिस्क्रिमिनेशन होगी तो उनके अंदर उनको इंक्लूड किया गया। देन उसके बाद उन्होंने एक ये स्टेप जो लिया कि जिसमें जो फॉल्स एंड फ्रिवलेस कंप्लेंट्स की जो बात की गई, फॉल्स एंड फ्रिवलेस कंप्लेंट जो ड्राफ्ट के अंदर था, वो जो अभी जो फाइनल टेक्स्ट है उसमें से वो मिसिंग है। समझ में आ रही बात या नहीं? फाइनल टेक्स्ट में जो ये फ्रिवलेस कंप्लेंट वाली प्रोविजन थी वो मिसिंग है। इसका मतलब आज के जो रूल्स हैं उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति फॉल्स फ्रिवलेस कंप्लेंट फाइल कर दे किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे के अगेंस्ट कि इन्होंने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सो उसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि ये झूठी कंप्लेंट मेरे ऊपर फाइल की थी तो इसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। तो ये एक रिग्रेसिव आई थिंक ये स्टेप था कि इन्होंने फाइनल प्रोविजन में से ये जो फॉल्स कंप्लेंट वाली प्रोविजन को क्या कर दिया, इन्होंने रिमूव कर दिया। इसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि व्हाट इफ अगर कोई झूठी कंप्लेंट ऐसे ही फाइल कर दे और बोले कि भाई इन्होंने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन करी और कल को पाया गया कि वो कंप्लेंट झूठी है, तो आपको नहीं लगता कि उसके पास कोई रिकोर्स होना चाहिए था? और जबकि इन्होंने ड्राफ्ट के अंदर वो वाली प्रोविजन ऐड है की थी, बट फाइनल जो रूल्स आए उसके अंदर उनमें से हटा दी गई। देन उसके बाद यूजीसी ने ये रूल्स बताए, ये रूल्स बनाए और क्यों बनाए ये हम देखते हैं। बट इसका मेन पर्पस क्या है बताइए? मेन पर्पस क्या है? टू क्रिएट सेफर कैंपसेस वेयर नो वन फेसेस हरासमेंट और एक्सक्लूजन। ये रूल्स इसलिए बनाए गए थे। अब आप इसका ओरिजिन ट्रैक कर पा रहे हैं कि ये इक्विटी रूल्स, इक्विटी का मतलब होता है लेवल प्लेइंग फील्ड। इक्विटी रूल्स का क्या मतलब होता है? लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब सबको बराबर के अधिकार मिलना चाहिए। और आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, कैंपस में पढ़ाई कर रहे हैं, तो किसी प्रकार की वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कॉन्जीनियल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, आपसी जो है इक्वालिटी के साथ सब बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए ना। तो अब देखते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस कैसे स्टार्ट हुई। तो हम देखते हैं कि आज के टाइम पे सम अपर कास्ट ग्रुप्स आर्ग्यू दैट रिजर्वेशन पॉलिसीज जो आई, अभी देखो रिजर्वेशन की बात नहीं हो रही है, इन जो रेगुलेशंस में रिजर्वेशन की कोई बात नहीं है, बट मैं वैसे एक जेन्युइन आपको एक जो है एक ओपिनियन बता रहा हूँ। अपर कास्ट जो होते हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग, वो ये कहते हैं बच्चे कि जो रिजर्वेशन पॉलिसीज बनाई गई हैं SC/ST ओबीसी के फेवर के अंदर, वो ऑलरेडी रिड्यूस कर देती हैं देयर एक्सेस टू लिमिटेड एजुकेशनल, देयर एक्सेस टू लिमिटेड एजुकेशनल भी। आप मुझे बताइए, अगर आप एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, 100 सीट्स हैं, तो 100 सीट्स में से SC/ST ओबीसी के लिए सीट रिजर्व्ड है, तो उनके लिए सीट्स कम हो जाती है कि नहीं? बोलो यस और नो। ये तो ग्रीवियांस रहती ही रहती है। मैं आज वैसे रिजर्वेशन पे बात नहीं करूंगा, लास्ट में चलो एक पासिंग रिमार्क में हम बात कर लेंगे कि रिजर्वेशन में क्या चेंज आना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बट अपर कास्ट लोगों का ये एक ग्रीवियांस रहता है कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमारी सीट्स कम हो गई हैं। देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो आपके जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, IAS ऑफिसर्स और जुडिशियल के अंदर, जहां कहीं भी आप देख लें सरकारी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की पोस्ट है, उनके अंदर भी इनकी सीट्स कम हो रही हैं। एंड ये जो अपर कास्ट लोग हैं, दे रिजेक्ट द हिस्टोरिकल कास्ट बेस्ड इनजस्टिस। वो कहते हैं कि जो हिस्टोरिकल हुआ था इनके साथ, SC/ST ओबीसी के साथ, वो पहले हुआ था। अब आप हमारे अगेंस्ट क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो? इनके लिए आप रिजर्वेशन दे रहे हो, हमारे लिए आपने जो कंपटीशन इतना हाई है हमारे लिए, तो वो इसको रिजेक्ट करते हैं। चलिए कमिंग मूविंग अहेड, देन यहाँ पर देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन जो इक्विटी रेगुलेशंस की जो नोटिफिकेशन आई है, अब ये जो यूजीसी ने जो ये नोटिफिकेशन निकाली थी, क्या ये वॉलंटरली निकाली? यूजीसी ने अपने आप अपनी मर्जी से निकाली है? नहीं, ये वॉलंटरली नहीं आई है, ये किसके प्रेशर से आई है? फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि भाई आप ऐसे गाइडलाइंस लेके आइए ताकि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो क्या बन सके? सेफ एंड सिक्योर फॉर एवरीवन, सेफ एंड सिक्योर फॉर एवरीवन। नाउ कमिंग अहेड, यहाँ पर द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन अरोज फ्रॉम, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इंटरवेंशन करी? क्योंकि 2019 के अंदर दो मदर ने पिटीशन फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक जो मदर थी वो राधिका वेमुला है, राधिका वेमुला रोहित वेमुला की मदर है, और एक अबेदा तदवी, अबेदा तदवी जो है पायल तदवी की मदर है। इन दोनों ने पिटीशन फाइल करी थी और इन्होंने बोला था कि सर इंडिया के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं
यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है, एंड जिसकी वजह से हॉस्टाइल एनवायरनमेंट की वजह से जो ये जो बैकवर्ड या मार्जिनलाइज सेक्शंस के जो बच्चे हैं, इनकी डेथ हो रही है क्योंकि ये सुसाइड वगैरह करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सर ऐसा हमारे इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये गाइडलाइंस पास की थी, एंड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट यूजीसी ने फिर ये नए रूल्स निकाले। अब हम रोहित वेमुला का केस पढ़ लेते हैं। रोहित वेमुला कौन थे? रोहित वेमुला जो थे, जो है पीएचडी स्कॉलर थे, ठीक है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते थे। अब हुआ क्या कि वहां पर कुछ इलेक्शंस का टाइम था, या आई डोंट नो इलेक्शंस का था या भी नहीं था, बट उनका कुछ ऑल्टरकेशन हो गया, कुछ झगड़ा हो गया उनका। किसके साथ हुआ? एबीवीपी के लोगों के साथ। एबीवीपी आपको पता ही है कि जो बीजेपी रूलिंग पार्टी है, उसका जो यूथ विंग है, समझ में आ रही बात आपको? एनएसआईयू जो होती है कांग्रेस की, अगर आप देखोगे तो वैसे यूथ विंग, जब आप यूनिवर्सिटीज में जाओगे, जब इलेक्शन देखेंगे, तो आप बोलेंगे एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो बीजेपी की जो यूथ विंग है, जो कॉलेजेस के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वहां पर, वो कौन सी है? एबीवीपी। और ये जो रोहित वेमुला थे, ये रोहित वेमुला आई थिंक कुछ असम या कुछ एएसए के मेंबर से, इसकी ये है अंबेडकर, सॉरी नॉट असम, अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन। और किसके मेंबर थे? अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन। इनकी कुछ ऑल्टरकेशन हुई। ऑल्टरकेशन के बाद जो यूनिवर्सिटी के डीन थे, उन्होंने जो इंटरवीन किया, इंटरवीन करने के बाद इन्होंने एलिगेशन लगाए कि एबीवीपी वाले जो थे, ये जबरदस्ती कॉलेज में आ गए थे और इनके साथ कोई जो है ऑल्टरकेशन इनकी हुई। तो उसके बाद इनके अगेंस्ट इंक्वायरी बैठी। इंक्वायरी बैठने के बाद इंक्वायरी ने रोहित वेमुला को क्लीन चिट दी कि इनकी कोई गलती नहीं थी, क्लीन चिट दी। बट उसके बाद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, उन्होंने, एक एमपी थे, ठीक है, उनका नाम या उनका नेम जो है यहाँ पर मैंने नहीं ऐड किया, उनका नेम था, एक एमपी थे, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, देखा आपने वो स्मृति ईरानी, वो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर थी उस टाइम पे। उनको एक चिट्ठी लिखी कि ऐसा करके, मतलब कि कॉलेज के अंदर ऐसा ऐसा हुआ है, एबीवीपी, और उस टाइम पे आपको पता है बीजेपी की तो आज भी गवर्नमेंट है। तो उनकी चिट्ठी के बाद सडनली जिन्होंने कॉलेज वालों ने क्लीन चिट दी थी रोहित वेमुला को, उनको उन्होंने हॉस्टल से निकाल दिया, उनका स्टाइपेंड बंद कर दिया, क्योंकि वो स्कॉलरशिप पे थे, स्टाइपेंड, पीएचडी कर रहे थे तो स्टाइपेंड था, सब कुछ बंद कर दिया। अब क्योंकि वो मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, तो उनके पास वो फाइनेंशियल सपोर्ट वो नहीं है। तो जब हॉस्टल चला गया तो सर से छत चली गई, और स्टाइपेंड बंद हो गया तो पढ़ाई भी क्या हो गई? बंद हो गई। और सडनली ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने हॉस्टल वालों, उस कॉलेज वालों ने उनको निकाल दिया? इस डिबेट में हम नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद रोहित वेमुला ने सुसाइड कर लिया, सुसाइड हो गया वहां पर। अब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई या नहीं हुई, उसके बाद इंक्वायरी बैठी थी। जो एमपी जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उनका नाम उसके अंदर आया था, बट फाइनली इंक्वायरी ने उनको, एमपी को, क्लीन चिट दे दी। उन्होंने बोला उनका कोई रोल नहीं था, रोहित वेमुला ने सुसाइड किया और अपनी मर्जी से कर लिया। ये केस रोहित वेमुला का था। देन इसके बाद हम देखते हैं, एक नेक्स्ट केस आता है जिसका नाम है पायल तदवीज केस। पायल तदवी कौन थी? ये 26 ईयर ओल्ड जो है, ये पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट थी ये, ठीक है, मेडिकल स्टूडेंट थी ये। एंड ये गायनाकोलॉजी के कोर्स के अंदर एनरोल थी मुंबई के अंदर। और आप मानेंगे नहीं कि तदवी जो होती है ना, एक ट्राइबल कम्युनिटी है, और ट्राइबल कम्युनिटी ये जो है तदवी भील कम्युनिटी होती है। अपनी ट्राइबल कम्युनिटी से ये पहली गर्ल थी जो कि जो ये एमबीबीएस कर रही थी। अब हुआ क्या कि क्योंकि ये ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, तो ऑब्वियसली रिजर्वेशन बेनिफिट तो मिलता ही है, ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि यू विल अंडरमाइन द मेरिट ऑफ द पर्सन हु बिलोंग टू द रिजर्व्ड कैटेगरी। नॉर्मली एक बंदा जब एडमिशन ले लेता ना, तो हम बोलते हैं कि भाई अच्छा तेरे को एडमिशन मिल गई, वो कहता है रिजर्व कैटेगरी, अच्छा रिजर्व, चाहे वो बंदा मेरिटोरियस, दैट पर्सन इज मोर मेरिटोरियस देन द अदर जनरल कैटेगरी पर्सन, बट हम उसका जो मेरिट है वो साइडलाइन कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसको तो मेरिट बेस्ड मिली है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब इनको, ये जब वहां पर कर रही थी पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वहां पर जो इनके पीयर, जो सीनियर डॉक्टर्स है या सीनियर डॉक्टर्स जो थे, उन्होंने इनको रेगुलरली हरास करना स्टार्ट कर दिया, और इनको जो है वर्बल अब्यूज इनको करना, इनको बार बार ये बोलना कि तेरे को तो रिजर्वेशन से एडमिशन मिली है, सोशल ह्यूमिलिएशन सबके सामने ह्यूमिलिएट करना। एंड इवन की जो उनको क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज थी, गायनाकोलॉजिस्ट है, उसको तो आप सिखाएंगे कि क्या प्रोसीजर होता है, प्रैक्टिकल सिखाएंगे, उनको उस चीज से वंचित किया गया कि नहीं, आपको हम ये नहीं करने देंगे। देन उनके जूनियर स्टूडेंट्स को ये अलाउ किया गया, बट उनको नहीं अलाउ किया गया जो क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज थे। उन्होंने कंप्लेंट्स भी की और उनके स्पाउस ने भी कंप्लेंट की, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। एंड फाइनली शी कमिटेड सुसाइड, ठीक है, उन्होंने ये सुसाइड कर लिया। ये इंसिडेंट्स के बाद, अब इसके बाद आता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो उसके अंदर, ये जो टू मदर्स हैं, इन्होंने ये
पिटीशन लगाई और यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये गाइडलाइंस जो हैं एक उसका ड्राफ्ट बनाया। और ड्राफ्ट बनाने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया और यूजीसी ने बोला कि सर हमारे पास एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है, 2012 के अंदर हमने गाइडलाइंस बनाई थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया इस आर्ग्यूमेंट को और बोला कि भाई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है हायर एजुकेशन के अंदर एक सिस्टमेटिक इशू है। हायर एजुकेशन में क्या है, ये एक सिस्टमेटिक इशू है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इन जुलाई 2023 द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द यूजीसी टू सबमिट डेटा। उन्होंने बोला जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां से डेटा लेके आइए कि कितने लोगों ने कंप्लेंट लिखवाई है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुई है। तो और कितने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स जो हैं बनाए गए हैं। क्योंकि 2012 में जो गाइडलाइंस आई थी उसके अंदर लिखा गया था कि हर एक कॉलेज के अंदर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा। तो वो वहां पर काउंसलिंग करते हैं, जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है तो वो उनकी कंप्लेंट्स जो हैं वो सुनते हैं और आगे इक्विटी कमिटीज को भेजते हैं। तो उन्होंने बोला कि कितनों ने ये बनाई है, कंप्लेंट के स्टैटिस्टिक्स लेके आइए। जब ये डेटा उन्होंने प्रोवाइड दिया तो उन्होंने पाया कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में इक्वल अपॉर्चुनिटी कमिटीज थी ही नहीं। ठीक है, और अगर थी तो उसके अंदर जो हेड थे वो कौन थे, वो वही इंडिविजुअल थे जो खुद डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। तो ये तो नेचुरल जस्टिस की वायलेशन नहीं है। नेमो जुडेक्स कॉजस हुआ कल करवाया था ना, कि वो खुद ही उसके अंदर हेड थे। देन स्टूडेंट्स जो कंप्लेंट करने से डरते थे कि उनको लगा कि उनके खिलाफ ही रिटेलिएशन होगी। तो इन वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो 2012 के जो गाइडलाइंस थी वो क्या है, इन इफेक्टिव। आप न्यू गाइडलाइंस बनाइए। अब न्यू गाइडलाइंस जो है, अब यहां से हमें पता चलता है कि न्यू गाइडलाइंस जो है वो क्यों आई। ठीक है, यहां से हमें पता चल गया। हमने देखते हैं हम ये न्यू रेगुलेशंस एम टू इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। जो नई गाइडलाइंस आई हैं ये डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं और पर्टिकुलरली इक्वल अपॉर्चुनिटी देती हैं। इसके अंदर क्या क्या क्रिएट करने के लिए बोला इन्होंने, ग्रीवियंस रिड्रेसल की बात करी है। हर एक कॉलेज के अंदर इक्विटी स्क्वाड्स होंगी। स्क्वाड्स का काम होगा कि कॉलेज के हर एक ऐसे स्पॉट्स के अंदर जाके चेक करना जो वल्नरेबल स्पॉट्स हैं, जहां पर ऐसी इंसिडेंट्स हो सकते हैं। इक्विटी स्क्वाड्स की बात करी, ग्रीवियंस रिड्रेसल की बात करी, देन रिप्रेजेंटेशन की बात करी कि जो इक्विटी कमेटीज के अंदर जब जो सुनवाई करेंगे उसके अंदर एससी एसटी और ओबीसी और वुमेन रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। बोलो, इक्विटी कमेटी जो सुनवाई करेगी कंप्लेंट की उसके अंदर ये होने चाहिए कि नहीं, बोलो। तो इंस्टिल द कॉन्फिडेंस कि भी हाँ यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एससी एसटी ओबीसी होने चाहिए, वो तो जनरल कैटेगरी के भी वहां पर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वाइस चांसलर जो है उसका हेड होता है इक्विटी कमेटी का। वाइस चांसलर समझते हैं ना आप, कि जो पूरी यूनिवर्सिटी का जो हेड होता है वो कौन होता है, वाइस चांसलर। वाइस चांसलर जो है उसका हेड होते हैं, बट उसके अंदर इन सब की रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी कही गई। देन इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनाने की बात की गई, ईओसी, जो कि अभी हम देखेंगे कि ईओसी का क्या काम है। देन इक्विटी कमिटीज का क्या काम है वो हम देखेंगे। नाउ अब इंडिया में कुछ स्टूडेंट्स का कंसर्न क्या है, कंसर्न स्टूडेंट्स का ये है कि जनरल कैटेगरी, अब ये गाइडलाइंस आई हैं और गाइडलाइंस में आपके सामने दिखा भी रहा हूं, आप देख लीजिए ये गाइडलाइंस है। ये देख आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, ये गाइडलाइंस है। हम इन गाइडलाइंस को देखेंगे और आप अपनी जजमेंट मुझे फाइनली बताएंगे कि आपका इस मसले पे क्या कहना है। पर पहले मैं इंडिया में क्या चल रहा है वो आपको बता देता हूँ। इंडिया के अंदर कुछ बच्चों का ये फियर है, जनरल कैटेगरी वालों का, कि ये जो रूल्स हैं इन रूल्स ने एटमॉस्फेयर ऑफ फियर क्रिएट कर दिया है। लाइक कि लोग कह रहे हैं कि अब तो हम बोलने से भी हिचकिचाएंगे, कि जो जो रिजर्व्ड कैटेगरी का बच्चा होगा उससे हम बात भी नहीं करने के लिए हिचकिचाएंगे, क्योंकि दे आर वरीड अबाउट कंप्लेंट्स कि हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट ही ना कर दे। देन सम यूजर्स कॉल इट रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, सम पीपल कॉल इट रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। ये हमारे खिलाफ क्या हो रही है, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। देन कईयों ने बोला कि ये चिलिंग इफेक्ट है ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि हम कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ बोलेंगे तो पता ही नहीं आगे से क्या फाइल हो जाए, कंप्लेंट फाइल हो जाए। कईयों ने बोला कि भाई टाइमलाइंस इतनी ज्यादा फास्ट दे रखी है, इसके अंदर 15 दिन का टाइमलाइन दे रखी है कि 15 दिन के अंदर इक्विटी कमेटी जब कंप्लेंट आएगी उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करवानी है कि इस कंप्लेंट जो कंप्लेंट आई है उसके अंदर उन्होंने क्या रिपोर्ट सबमिट करी है। तो उन्होंने बोला इससे क्या है, रश्ड जजमेंट्स होंगी और हो सकता है एक बंदे को फास्ट जजमेंट के अंदर हम बोले कि हाँ इस दैट पर्सन इज गिल्टी, तो उसको फिर स्कूल से कॉलेज से रेस्टिकेट भी किया जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है। कईयों का ये कंसर्न है। कईयों ने बोला है कि भी इक्वालिटी सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, वन साइडेड नहीं होनी चाहिए, सबके लिए बराबर होने चाहिए रूल्स। वो ये कह रहे हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेशन तो जनरल कैटेगरी के साथ भी हो सकती है। जरूरी थोड़ी आज के टाइम पे एक बंदा ये भी कह सकता है कि कोई भी कास्ट के बेसिस पे कि ब्राह्मण एंड बनिया और ऐसे जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। और एक एक पर्सन ने तो मोदी जी को अपने खून से लेटर भी लिखकर भेजी है। कौसम्बी का एक पर्सन, उसने खून से मोदी जी को लेटर लिख के भेजी है कि ये रूल्स जो हैं जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट है। चलिए, ये तो इंडिया के अंदर आप देख रहे हैं चल रहा है।
पर अब हम इसको लीगली इवेल्युएट करते हैं कि लीगली रूल्स क्या हैं और ये कंसर्न्स क्या वैलिड हैं कंसर्न्स, या ये बिल्कुल ही फ्रिवलेस कंसर्न है, बेसलेस कंसर्न्स है। और जबकि मैं आपको बता दूं, आज की आपने न्यूज़पेपर में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या लगा दिया है, स्टे लगा दिया है। 2026 के रूल्स के ऊपर क्या लग चुका है जी, स्टे लग गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि ये एम्बिगुअस हैं, ये वेग हैं, ये ओवर स्वीपिंग है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसकी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन चाहिए। इसलिए फॉर द टाइमिंग द 2026 रूल्स एंड रेगुलेशंस आर स्टेड, एंड 2012 वाले जो रेगुलेशंस हैं वो इंप्लीमेंटेड रहेंगे। अभी समझ में आ गया? अभी प्रेजेंट सिचुएशन तो वो है, बट हम इसको लीगली इवेल्युएट करते हैं। अब लीगली इवेल्युएट करने के लिए आप देखिए, सबसे पहले हम इन रेगुलेशंस को देखते हैं। इन रेगुलेशंस के अंदर हर एक चीज की डेफिनेशन दे रखी है। जिसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चों, वो है 3 क्लॉज 1 क्लॉज सी। इसको चैलेंज किया गया है। समझ में आ रही बात? किसको चैलेंज किया है? ये सी वाले को। और सी वाले में कौन है, मतलब क्या बेसिकली क्या डेफिनेशन दे रखी है, वो हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। हम आप ध्यान से बस मेरी बात सुनते जाइए, ध्यान से समझते जाइए, और फाइनली हम इसको कंक्लूड करेंगे। आप मुझे बताइए कि ये डेफिनेशन के अंदर एग्रीव्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। एग्रीव्ड जो बंदा, जिस बंदे के साथ गलत हुआ है वो एग्रीव्ड पर्सन है। तो एग्रीव्ड पर्सन के अंदर क्या लिखते हैं ये, एग्रीड पर्सन मींस पर्सन हु हैज एनी कंप्लेंट। क्या यहाँ लिखा है कि एग्रीड पर्सन सिर्फ SC ST या OBC होगा? क्या लिखे हैं यहाँ पर ये वर्ड, अ पर्सन। पर्सन जिसके खिलाफ, जिसके पास क्या है, कंप्लेंट है, ठीक है, कोई ग्रीवियांस है। तो यहां से तो हमें लगता है कि एग्रीड पर्सन की तो डेफिनेशन बिल्कुल क्या है, ठीक है, बायस नहीं लग रही हमें। नाउ आप आइए कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जिसको लेकर सारा का सारा जो है चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ये ऐसा देखो, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है पहले आप मुझे ये बताओ। डिस्क्रिमिनेशन होता है सम अनफेयर ट्रीटमेंट, भाई भेदभाव किसी के साथ। जैसे मैं आज इसी क्लास के अंदर ये मैं बोलूं कि लड़कियों को 1 घंटा ज्यादा पढ़ाऊंगा, लड़कों को 1 घंटा कम पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आप बोलोगे दिस इज अनफेयर ट्रीटमेंट, बोलोगे कि नहीं? आप बोलेंगे ना, आप क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, यस और नो? तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो यहां डिफाइंड है 3E में, और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन डिफाइंड कहां है, 3C के अंदर। पहले हम डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, पता क्यों? क्योंकि अगर आप कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक बार पढ़ के देखिए, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मींस डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मींस डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो आप, भेदभाव कर रहे हो आप, ओनली किस आधार पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिखा है यहाँ पर, कास्ट। और दो ग्राउंड्स हैं। अगर आज मैं क्लास के अंदर बोलूं बेटे आपकी क्या कास्ट है, आपकी क्या कास्ट है, और मैं बोलूं बेटे आपको आधा घंटा मैं कम पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ। बट मैं क्या डिस्क्रिमिनेशन सेक्स के बेसिस पे कर रहा हूँ, कि लड़की और लड़के वाली जो पहली वाली एग्जांपल थी वो मेरी कौन सी थी, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ठीक है, कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाऊंगा, लड़कों को कम पढ़ाऊंगा। बट ये जब मैं कास्ट पूछ रहा हूँ किसी की, तो ये अगर मैं इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ, सो दिस इज अ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ये कहते हैं कि अगर किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन होती है, किस किस बेसिस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ट्राइब। दो ही ग्राउंड्स हैं, ट्राइब के बेसिस पे, ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। और किसके अगेंस्ट हो रही है ये डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ, क्या लिखा है यहाँ पर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसीज। बोलो यस और नो? इसी का तो पंगा है। वो ये कह रहे हैं कि क्या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इनके खिलाफ हो सकती है, जनरल कैटेगरी का बच्चा आज है और कल को कोई उसको ये बोले कि तू तो पंडित है, तू तो बनिए है, तू तो ब्राह्मण है, तू तो ऐसे करता है, और उसके साथ किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन की जाए, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है? बोलो यस और नो? इसी का तो प्रॉब्लम है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने यहाँ पर इसको चैलेंज किया गया है कि सर दिस प्रिज्यूम्स द विक्टिमहुड ऑफ ओनली SC ST एंड OBC। मतलब विक्टिम कौन हो सकता है, सिर्फ SC ST एंड OBC, क्योंकि ये कहते ही वो है कि डिस्क्रिमिनेशन अगर SC ST OBC के साथ हुई है और वो भी कास्ट और ट्राइब के बेसिस पे, तो वो डिस्क्रिमिनेशन क्या मानी जाएगी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मानी जाएगी। अब यू नो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, I beg to differ from the Supreme Court. Yes, I am saying this. I have a divergent view from the Supreme Court. Even though Supreme Court is the highest court of this country, but everyone has a right to freedom of speech and expression. So I have a different viewpoint, and I will present my viewpoint, and it is up to you people whether you subscribe to my viewpoint, whether you agree with that or whether you disagree with that. But let me put my points in front of you, and
यू विल बी द जज फाइनली, देन यू डिसाइड कि क्या मेरा व्यू पॉइंट ठीक है या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का ही लॉ लागू होगा, बट मेरा व्यू पॉइंट डिफरेंट है। कैसे है मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाली आपने सेक्शन पढ़ा है, no doubt it is very limited, it is narrow, no doubt it says that discrimination on the basis of caste and tribe only against SC ST and OBCs। ठीक है, यहां तक तो हमें समझ में आ रहा है। Now coming to the definition of discrimination, discrimination से अब इसको पढ़ो जरा। discrimination means क्या लिखा है, unfair treatment, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। डिफरेंशियल तो आपने देख ही लिया कि मैं उनको ज्यादा पढ़ा रहा हूं इनको नहीं पढ़ा, तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है। अनफेयर ट्रीटमेंट, उनको मैंने अटेंडेंस कम थी फिर भी मैंने उनको अलाउ कर दिया बैठने के लिए, तो ये डिफरेंट अनफेयर ट्रीटमेंट है। बोलो यस और नो। अनफेयर ट्रीटमेंट एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। और कौन सा ट्रीटमेंट है, बायस्ड ट्रीटमेंट। ये सारे मेथड जो हैं, ये तरीके बताए हैं डिस्क्रिमिनेशन के, अनफेयर ट्रीटमेंट करना, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करना, बायस्ड ट्रीटमेंट करना, ठीक है। और एनी सच एक्ट, और कोई इसके अलावा और कोई एक्ट, किसके अगेंस्ट, प्लीज नोट, प्लीज पे अटेंशन नाउ, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट एनी, क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि अगेंस्ट SC ST एंड OBC, नहीं लिखा है ना यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि अनफेयर ट्रीटमेंट, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, मतलब डिस्क्रिमिनेशन, हम मोटा मोटा क्या लगा लें, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट हूम, अगेंस्ट द स्टेक होल्डर्स। जबकि यहाँ पर वर्ड क्या लिखा था, SC ST एंड OBCs। अब स्टेक होल्डर की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। स्टेक होल्डर की डेफिनेशन देखिए आप। स्टेक होल्डर के खिलाफ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो स्टेक होल्डर कौन है, देखिए जरा। मींस क्या लिखा है यहाँ पर, स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ, members of the managing committee including the head of the higher education institution। मींस अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो किसी भी स्टूडेंट के साथ, whether that person irrespective of his caste, irrespective of his religion, you do discrimination with that person। You do discrimination with the staff members working in the higher education institution। जो ऑफिस के अंदर मैनेजमेंट के अंदर जो बैठे हैं, जो भी किस पोजीशन पे बैठे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, स्टाफ के साथ करेंगे, फैकल्टी टीचर्स के साथ करेंगे, या फिर आप इवन हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, वो डिस्क्रिमिनेशन में फॉल कर रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अनफेयर ट्रीटमेंट विद एनी, क्या लिखा है वहां पर, स्टेक होल्डर। नाउ यू नो दैट कि स्टेक होल्डर का मतलब है चिल्ड्रन, एनी चिल्ड्रन, ठीक है, स्टाफ एंड फैकल्टी मेंबर्स, सब कुछ वहां पर आ रहा है। चलिए देखते हैं फिर आगे। तो यहाँ पर उन्होंने बोला, यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई विद एनी स्टेक होल्डर। अब वो डिस्क्रिमिनेशन जो आप कर रहे हो, वेदर एक्सप्लिसिट है, शरेआम है, एक्सप्लिसिट कर रहे हो आप, और या फिर क्या है, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब ऊपर से दिख नहीं रहा बट अंदर से इम्प्लिसिट है, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है। और मैं इसकी एग्जांपल दूंगा आपको। और आपने जो उस स्टेक होल्डर के साथ ये अनफेयर ट्रीटमेंट डिस्क्रिमिनेशन की है, वेदर एक्सप्लिसिट और वेदर इम्प्लिसिट, किस आधार पे की है, नोट डाउन करिए जरा, किस आधार पे की है, ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पे। तो अगर आप धर्म के आधार पे भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो वो डिस्क्रिमिनेशन है। किसी भी स्टूडेंट के साथ कर रहे हो तो वो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। आगे देखिए और कौन सा ग्राउंड है, रेस। नॉर्थ ईस्ट का बच्चा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से कोई बच्चा है, आपने बोला ये तो डिफरेंट रेस है जी, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे आप। वो देखा था उत्तराखंड के अंदर एक बच्चे की डेथ हुई थी, नॉर्थ ईस्ट का बच्चा था वो, जिसका कितना ह्यू एंड क्राई हुआ था। ठीक है, ऑल्दो वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात नहीं है, वो सड़क पे कोई ऐसा हादसा हुआ था उसके साथ। बट किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर आप किसी बच्चे के साथ रिलीजन, नंबर 2 क्या है, रेस, नंबर 3 यहाँ पर अटेंशन दीजिए, क्या लिखा है यहाँ पर, कास्ट। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ वर्ड लिखा है स्टेक होल्डर, और यहाँ वर्ड लिखा है कि इन आधार पे रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, चौथा जेंडर है, और फिफ्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ, और कौन सा लास्ट, डिसेबिलिटी। तो अगर कोई डिसेबल्ड है, जो मूव नहीं कर सकता मे बी, ठीक है, बिकॉज हिज फिजिकल मूवमेंट इज इम्पेयर्ड, वो नहीं चल सकता, उसके पास व्हील चेयर है, और आप किसी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो इन द सेंस कि आप कह रहे हो कि नहीं, यू कैनॉट पार्टिसिपेट इन द मूट कोर्ट्स, जैसे मान लो लॉ नेशनल यूनिवर्सिटी, आप बोलते हो आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, तो आप डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन पे नहीं कर रहे, आप कास्ट पे नहीं कर रहे, आप रेस पे नहीं कर रहे, आप प्लेस ऑफ बर्थ पे नहीं कर रहे, बट आप किस बेसिस पे कर रहे हो, डिसेबिलिटी पे कर रहे हो आप। पर मेरा पॉइंट यह है कि यहाँ पर तो कास्ट लिखा हुआ है ना, और स्टेक होल्डर में वर्ड कौन है, स्टूडेंट। स्टूडेंट में तो जनरल कैटेगरी भी आएगी। तो अगर एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट जो उस कॉलेज में पढ़ रहा है वो स्टूडेंट है, और उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कि कोई उसको बोले कि भाई तू बनिया कैटेगरी का, या जो भी तू ब्राह्मण है, वट एवर, फॉर कोई कोई भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो वो स्टिल डिस्क्रिमिनेशन तो है ना। इट इज स्टिल क्या है, इट इज स्टिल डिस्क्रिमिनेशन। सो व्हाई दिस ह्यू एंड क्राई, why you are saying that these guidelines are biased, it is only for the SC ST and OBCs। now some of you will say कि सर ऊपर ये जो स्पेसिफिक, ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, ये तो सर इनके लिए है ना। तो ठीक कह रहे हो आप, ये इनके लिए है, बट नीचे यहाँ पर भी तो कास्ट का ग्राउंड दे रखा है, यहाँ पर भी तो कास्ट का ग्राउंड है,
दे रखा है। अब आप मुझे बोलोगे कि ये स्पेसिफिक से क्यों बना दिया? देखो एक चीज देखो, इंडिया में हिस्टोरिकली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ हुई है बताओ? अपर कास्ट के साथ कभी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुई है हिस्टोरिकली इंडिया में? किनके साथ हुई है कास्ट बेस्ड? अपर कास्ट के साथ कोई और बेसिस हो सकता है, बट कास्ट बेस्ड कभी भी हिस्टोरिकली तो नहीं हो सकता। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में हो सकता है, बट हिस्टोरिकली नहीं हो सकता। बोलो यस और नो? समझ में आई? और मैंने आपको इसका ओरिजिन ट्रेस करवाया कि ये गाइडलाइंस बनी क्यों थी। बताओ क्यों बनी थी ये गाइडलाइंस? क्योंकि सुसाइड्स हो रहे थे, और वो स्टूडेंट कहाँ से बिलोंग करते थे? तो इसीलिए एक फोकस दिया गया कि इसको तो हम एक सेपरेट से डालते हैं। अगर ये डाल भी दिया सेपरेट से, सो व्हाई आर यू मेकिंग ह्यू एंड क्राई? बिकॉज क्लियरली इन द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज रिटन एनी स्टेक होल्डर। अगर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी और एनी ऑफ देम, तो वो डिस्क्रिमिनेशन मानी जाएगी। और अगर वो डिस्क्रिमिनेशन मानी जाएगी तो दैट पर्सन कैन ऑल्सो फाइल द कंप्लेंट। बोलो यस और नो? समझ में आ रही बात? आगे देखते हैं फिर। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी डिस्टिंक्शन। तो डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं कि कोई डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मैंने आपको बता दिया, आपने बोला कि हम तेरे को कमेटी में नहीं बिठाएंगे, मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। देन आगे क्या है? लिमिटेशन कोई लगा दी उसके ऊपर कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, ये कोई भी किसी प्रकार की आप एक्सटिंक्शन, डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन, लिमिटेशन या प्रेफरेंस देते हो किसी और को और उसको नहीं दे रहे हो। आगे लिखा है विच हैज द पर्पस ऑफ नलीफाइंग और इंपेयरिंग इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, जिससे इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो रही है? नलीफाई हो रही है। इन पर्टिकुलर ऑफ, या फिर उसके ऊपर आप कोई कंडीशंस लगाते हो विच आर इनकम्पैटिबल विद ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी के साथ ऐसी कोई आपने उसके ऊपर कंडीशन लगाई जो ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है, वो सारी चीजें डिस्क्रिमिनेटरी मानी जाएंगी। और इन किसी भी पर्सन स्टेक होल्डर के अंदर आप देख सकते हैं इवन की स्टाफ मेंबर, फैकल्टी मेंबर्स, वो डिस्क्रिमिनेशन मानी जाएगी। समझ में आ गई बात? तो हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी। हमने स्टेक होल्डर की डेफिनेशन पढ़ी, हमने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन पढ़ी, और हमने डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन पढ़ी। और हमने यहाँ पर देखा कि यार यहाँ पर कोई ऐसा हमें एक्सक्लूजन देखने को मिल नहीं रही। हाँ, एक स्पेसिफिक आपको मैं बताऊं, हमारे लॉज में ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको आईपीसी पढ़ेंगे जब आप, तो आप देखेंगे कि कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो जो एक ऑफेंस डिफाइन करा और उसका एग्रावेटेड फॉर्म भी है। एग्रावेटेड मतलब उसका बड़ा भाई, एग्रावेटेड फॉर्म भी होता है। जैसे मैं सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ, चोरी करना। अब चोरी करना क्या है? चोरी करना इज लाइक कि आपके पोजेशन में एक प्रॉपर्टी है, और आपके पोजेशन में एक प्रॉपर्टी थी, मैं आया आपकी कंसेंट के बगैर, डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी मेरी, और मैंने आपकी कंसेंट के बगैर, आपके पोजेशन में वो पड़ी हुई थी, आपके कब्जे में थी, विदाउट योर कंसेंट इट वाज इन योर पोजेशन, एंड विद द डिसऑनेस्ट इंटेंशन मैंने उस प्रॉपर्टी, और वो मूवेबल प्रॉपर्टी थी। और वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? मूवेबल। चोरी तो मूवेबल की होती है, घर थोड़ी उठा के ले जाऊंगा। तो मूवेबल प्रॉपर्टी थी, और मैंने वो प्रॉपर्टी मूव कर ली। क्या कर ली मैंने? मूव। मूव कर ली मतलब ले, थोड़ा सा भी मूव कर लिया तो वो थेफ्ट है। तो थेफ्ट क्या, चोरी क्या होती है? जब किसी के कब्जे में, जैसे ये मोबाइल आपके पास है, आपके पोजेशन में है, और मैंने आपकी कंसेंट के बगैर, मेरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, मतलब बैड इंटेंशन है मेरी कि मैं इसको चुरा लूं, बैड इंटेंशन के साथ आपकी पोजेशन में जो मूवेबल प्रॉपर्टी पड़ी है, मैंने उसको विदाउट योर कंसेंट मूव कर लिया। तो मूव कर लिया, तो ये क्या माना जाएगा? थेफ्ट। अब ये थेफ्ट है ना, अब इसका एग्रावेटेड फॉर्म भी है। एग्रावेटेड फॉर्म इसका बड़ा भाई। बड़ा भाई मैं बताऊं क्या है? बड़ा भाई ये है कि भाई बड़ा भाई ये है कि जैसे मैं एक गोल्ड शॉप पे गया, सोने की शॉप। अब उसके पास पड़ा ना, हीरो के सेट पड़े हुए हैं, सोने के सेट पड़े हुए हैं, रिंग्स पड़ी हुई हैं, सब पड़ा हुआ है उसके पास, उसके पोजेशन में पड़ा है ना। बोलो यस और नो? उसकी शॉप में पड़ा हुआ है वो चीजें। मैं गया, और मैं अगर वहां पर चुपचाप पता नहीं किसी को उठा के ले आऊं, ये तो चोरी है। बोलो यस और नो? उसके पोजेशन में था, विदाउट हिज कंसेंट, विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मैंने उसको मूव कर लिया। पर इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैं गया और मैंने पिस्टल निकाली, और मैंने बोला हट जाओ पीछे सारे, पीछे हट जाओ। सारे पीछे हट गए। मैंने फोर्स यूज किया। क्या यूज किया मैंने? फोर्स यूज। और अब वो सारे ऐसे पीछे हो गए, और मैंने अब सारा सामान उठाया और लेके चला गया। यहां पर थेफ्ट के सारे एलिमेंट्स पूरे हो रहे हैं। बोलो, उसके पोजेशन में चीज थी, मूवेबल थी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, मैंने उसके पोजेशन से वो मूव कर ली। बोलो यस और नो? थेफ्ट तो ये भी है, बट यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर बीच में ये है कि मैंने ये करते हुए फोर्स यूज मतलब किया था, उसको डेथ की एप्रीहेंशन कॉज की थी ना उसको डेथ की एप्रीहेंशन। तो ये अब थेफ्ट नहीं है, ये रॉबरी है। क्या है ये? रॉबरी है। ये रॉबरी बन गया। तो आप देखिए, थेफ्ट एक जीनस है, रॉबरी उसका बड़ा भाई है, एग्रीवेटेड फॉर्म है। बोलो यस और नो? रॉबरी उसका क्या है? बड़ा भाई है। जब आप कुछ डेडली वेज के थ्रू आप थेफ्ट करते हो तो वो रॉबरी बन जाता है, वो थेफ्ट की सजा भी ज्यादा मिलेगी, है ना? बोलो यस और नो? तो सिमिलरली डिस्क्रिमिनेशन इज अ जीनस।
एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज द स्पीशी। स्पीशी मतलब इसका बड़ा भाई है, आप ये मान के चलो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इन लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, बट यहाँ पर सारे ही कवर हो रहे हैं। और ये स्पेशली क्यों बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, क्योंकि जिनके साथ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन होती आई है, और भारत में आप देखेंगे ऐसा। आप राजस्थान में चले जाइए, आज भी बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों की जब किसी की शादी होती है, मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा, मैं कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे जनरली भी बात कर रहा हूं, कि जब किसी की शादी होती है उसको घोड़े पे नहीं बैठने देते। वो कहते हैं ये कैसे घोड़े पे बैठ जाएगा। जब वो घोड़े पे, आप देखिए सर्च करिए, जब वो घोड़े पे बैठते हैं तो जब बारात निकलती है ऊपर से वो चप्पलें और ईंटें फेंकते हैं कि ये घोड़े पे कैसे बैठ गया, ये तो अपर कास्ट के लोग ही बैठते हैं घोड़ों पे। तो ऐसी डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में आपको ये तो एक केस मैंने बताया आपको। अब मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं, तो आपके सामने रोहित वेमुला और पायल तडवी का केस हमने देखा है। बोलो यस और नो। जस्ट बिकॉज शी बिलोंग टू अ ट्राइबल कम्युनिटी, शी वॉज कॉन्टिन्यूसली harassed by the senior doctors। उनके ऊपर चलो बाद में केसेस भी फाइल हुए। तो यहाँ तक हम देखें कि अगर इनका क्यूमुलेटिव रीडिंग करें, तो यहाँ से तो हमें यही समझ में आता है कि देयर इज कोई डिस्क्रिमिनेशन हमें ज्यादा देखने को मिल नहीं रही। लेट्स, हाँ जी, स्टेक होल्डर, हाँ, उसके लिए बेटे हमारे पास इंडिया में लॉ है, उसका नेम नोट डाउन करिए। सिर्फ वो ना जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं है, उसका नाम है SC&ST एट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है, ST&ST क्या है, एट्रोसिटीज एक्ट। SC&ST एट्रोसिटीज एक्ट, SC&ST के साथ अत्याचार जब होता है, ये एक्ट है हमारे पास। अब जो लोग ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ना कि इंडिया में जनरल कैटेगरी के लोग क्या करेंगे, उनके पास तो कंप्लेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप इस लॉ के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करिए। फिर तो आप ये भी बोलिए, क्योंकि ये भी लॉ सिर्फ किसको प्रोटेक्शन दे रहा है, SC&ST। और ये बनाया इसीलिए गया है क्योंकि कास्टियस स्लर्स, स्लर समझते हो आप, स्लर, SLUR, कास्ट बेस्ड अब्यूजिव जो स्लर होता है, जो वो यूज करते हैं, और भी बहुत प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन यहाँ इंक्लूडेड है। तो फिर तो आप इसके अगेंस्ट भी डिस्क्रिमिनेशन करिए कि जनरल कैटेगरी का बंदा खतरे में आ गया, उसके खिलाफ कंप्लेंट हो सकती है, होती है इसके अंदर कंप्लेंट्स होती हैं, क्यों नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा इसका मिसयूज नहीं होता, मिसयूज होता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अभी भी रिसेंट, कर्नाटका हाई कोर्ट की अभी जजमेंट आई है लेटेस्ट, उन्होंने बोला कि अगर इस केस के अंदर ना इस एक्ट का मिसयूज हो जाता है। कई बार एक बंदा है इस कैटेगरी का, उसने जाके कंप्लेंट लिखवा दी कि मेरे खिलाफ इस बंदे ने मेरे को ना ऐसा स्लर बोला, मुझे ऐसे बात मुझे बोली, तो पुलिस तो एक बार जो है ना FIR कर देती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, क्या है वो, कॉग्निजेबल ऑफेंस। एक बार तो वो बंदा क्या हो जाता है, हरास हो जाता है। देखो मिसयूज हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि उसको सजा होगी, वो तो आपको जब कोर्ट में प्रूव करेंगे, है ना। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, जो अपर कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई देयर इज अ फियर ऑफ एटमॉस्फेयर, अब तो हम बात भी नहीं करेंगे, हम तो चुप ही रहेंगे, भाई हम बोलेंगे तो हमारे पर कंप्लेंट ना फाइल हो जाए। अगर कंप्लेंट फाइल हो गई तो मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात, जो रिग्रेसिव स्टेप था कि फ्रिवलेस कंप्लेंट वाली प्रोविजन को हटा दिया गया, वो नहीं हटनी चाहिए थी, ताकि एक डेटरेंट इफेक्ट बना रहता कि भाई जो लोग झूठे केस फाइल करते हैं, कंप्लेंट्स फाइल करते हैं, उनके ऊपर एक फेयर फैक्टर बना रहता कि अगर हम भी फ्रिवलेस फाइल करेंगे तो हमारे ऊपर भी एक्शन हो सकता है। वो चीज होनी चाहिए थी, जो कि मैं एक रिफॉर्म सजेशन दे रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए था। बट अगर आप बोलें कि भाई उनके खिलाफ फियर, इतना फियर क्रिएट हो गया है, फिर तो इससे भी फियर क्रिएट होता है। ठीक है, और अगर उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल हो भी जाती है, तो फिर पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है इसके अंदर कि इक्विटी कमेटी बैठेगी, इक्विटी कमेटी अपना फैसला देगी, 15 दिन के अंदर वो फैसला देगी। फैसला देने के बाद इक्विटी कमेटी के हेड जो होंगे वो फैसला लेंगे उस पर्सन के खिलाफ जिसने डिस्क्रिमिनेशन की है। उसने डिस्क्रिमिनेशन की है तो उसके ऊपर एक्शन क्या लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द हायर एजुकेशन रूल्स, कि उसको सस्पेंड करेंगे, रेस्टिगेट करेंगे। अगर उसकी डिस्क्रिमिनेशन इस प्रकार की है कि उससे कोई लॉ वायलेट हो रहा है, जैसे IPC की कोई वायलेशन होगी या इस लॉ की वायलेशन होगी। अब मुझे बताओ, अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ की है, बस ये बोला कि तेरे को हम पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, तो वहां पर ये पीनल लॉ नहीं अप्लाई होता। वहां पर ये पीनल लॉ नहीं, पीनल लॉ के लिए यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर चीजें बता रखी हैं कि जैसे कोई स्लर बोलते हो आप, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हो उसके खिलाफ, तो वो पीनल। अगर ऐसी डिस्क्रिमिनेशन उसने की थी, तो फिर इक्विटी कमेटी के हेड पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे कि इसके खिलाफ ये है, उसको रेस्टिगेट टर्मिनेट भी करेंगे और उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। पर वो 15 दिन के अंदर उन्होंने अपना जो अपनी जो भी उनकी रिपोर्ट आई उसके बेसिस पे फैसला लिया है, उन्होंने जेल में थोड़ी डाल दिया उससे। उन्होंने उससे कॉलेज से जो भी हटाया तो उसके खिलाफ अपील की भी प्रोविजन है। क्या है, अपील की भी प्रोविजन है। आप अपील में जाइए, अब आप अपील में जाके उसको चैलेंज करिए कि मैंने ऐसा नहीं किया है, बट देयर इज अ ड्यू प्रोसेस। बोलो यस और नो, देयर इज अ ड्यू प्रोसेस। आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस
ऑडी अल्ट्रम पार्टम आपको भी मौका दिया जा रहा है, आप अपना पक्ष रखिए। अगर आपके खिलाफ गलत झूठी है तो आप भी अपना पक्ष रखिए, और अगर आप उससे फैसले से खुश नहीं है तो आप अपील में जाइए। समझ में आई? तो आई थिंक दीज कंसर्न्स आर बेसिकली अनटेनेबल और अनजस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू मी। कि आप ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं जो कि ये बैकवर्ड कम्युनिटीज के फेवर में बनाए गए हैं, बिकॉज इंडिया में ये चीज फेस करनी पड़ती है इनको, इवन की आज भी करनी पड़ती है। बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, उनके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। बट मैंने आपको डेफिनेशन दिखाई जिसके अंदर क्लियरली आप लोगों ने देखा है कि ये डिस्क्रिमिनेशन एक ब्रॉड डेफिनेशन है और उसके अंदर सारे बच्चे कवर हो रहे हैं। सो व्हाई टू मेक दैट ह्यू एंड क्राई। तो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया प्यारे बच्चों। स्टेक होल्डर्स कौन है जो प्रोटेक्टेड किए हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्या है। तो अगर लॉजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर, तो स्टूडेंट फैकल्टी मेंबर्स, दिस वी ऑलरेडी सीन। लीगल इफेक्ट क्या है कि लीगल इफेक्ट इस डेफिनेशन से ये बनता है कि प्रोटेक्शन बहुत वाइड है, बहुत ब्रॉड है, कि सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी के लिए लिमिटेड नहीं है। देन एग्जांपल, जैसे एक जनरल कैटेगरी के प्रोफेसर के साथ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो तो क्या वो इसके अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकता है? बोलो, फैकल्टी मेंबर्स इंक्लूडेड थे कि नहीं स्टेक होल्डर में? यस। अगर एक ओबीसी नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है तो क्या वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है? यस, कर सकता है। एक एससी स्टूडेंट हो, एक वुमेन फैकल्टी मेंबर है, क्योंकि वहां पर जेंडर, वहां पर क्या लिखा है, कोई भी, कोई भी, तो सबके साथ। अ पर्सन विद डिसेबिलिटी कर सकता है? यस, कर सकते हैं। देन मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मैंने आपको देखा है डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग हमने बताया, अम्ब्रेला टर्म है। यहाँ पर वर्ड एनी स्टेक होल्डर लिखा है, तो इसकी प्रोटेक्शन बहुत क्या है, वाइडर है, वाइडर है। देन आगे इसके अंदर ग्राउंड्स कितने बता रखे हैं, बताइए जरा। 6 ग्राउंड्स है, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डिसेबिलिटी। तो वाइडर है ये, बहुत वाइड है ये। रादर की वो वाली तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, एससी एसटी एंड ओबीसी वाली, उसमें तो सिर्फ 2 ही ग्राउंड्स है, कौन से, कास्ट एंड ट्राइब, दैट्स इट। आप उनके खिलाफ इन दोनों बेसिस के अलावा और किसी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन करिए तो फिर वो इसमें फॉल करेगा, डिस्क्रिमिनेशन में फॉल करेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ड स्टेक होल्डर यूज है। जैन, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने बताई हैं। अगर एक मुस्लिम स्टूडेंट को बोला गया कि तेरे को हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं मिलेगी, तो बताइए ये डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं, बोलिए किस बेसिस पे है वो। देन एक फीमेल फैकल्टी मेंबर को प्रमोशन मना कर दिया, बताइए वो किस बेसिस पे है। और देन एक डिसेबल्ड पर्सन को व्हीलचेयर यूज करता है, उसको बोला कि तेरे को एक्सेसिबल वर्क स्पेस नहीं देंगे, वो किस बेसिस पे है। देन कास्ट, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को मॉक किया गया फॉर द सरनेम, बताइए वो कौन सी डिस्क्रिमिनेशन है। कास्ट। प्लेस ऑफ बर्थ, एक नॉर्थ ईस्ट से कोई बच्चा था, उसको जस्ट बिकॉज कि वो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता है और वो थोड़े से डिफरेंट है, तो उसके वजह से क्या वो भी कवर्ड है, या इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन, जैसे फीमेल एज वेल एज कास्ट। तो जैसे दलित वुमेन स्टूडेंट हरास ड्यू टू द कास्ट एंड जेंडर, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, कास्ट एंड जेंडर। इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन में भी आप करते हैं, वो भी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन मानी जाएगी। आप देख सकते हैं। देन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी नैरो है, और ये पर्टिकुलरली सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी के लिए बनाई गई, और ग्राउंड सिर्फ कास्ट एंड ट्राइब है, और इनमें ये 2 लोग कवर होते हैं बस। अब आप इसको, ये जो मैंने टेबल बनाया आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टूडेंट को मार्क्स मना कर दिए कि तेरे को मार्क्स हम कम देंगे ड्यू टू द कास्ट। तो आप मुझे बताइए वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है और क्या वो जनरल डिस्क्रिमिनेशन है? दोनों में फॉल कर रहा है ना, बोलो यस और नो। 2 डेफिनेशंस पढ़ी थी ना आपने, तो दोनों में फॉल कर रहा है। देन ओबीसी फैकल्टी को प्रमोशन डिनाई कर दी, तो वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है और जनरल भी है, यस। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को इंसल्ट किया फॉर द कास्ट, तो वो जनरल डिस्क्रिमिनेशन तो है, बट वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसे इन एग्जांपल्स के थ्रू उनको समझाने की कोशिश करी है। देन उसके बाद जो वर्ड वहां पर डिस्टिंक्शन लिखा हुआ था, एक्सक्लूजन लिखा हुआ था, तो डिस्टिंक्शन का क्या मतलब है, ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली। एग्जांपल, सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट, कि दलित बच्चों के लिए ये टेबल कुर्सी और खाना खाने के लिए उनके लिए अलग मेस, ऐसा हुआ था। एक इंस्टीट्यूशन में, आई थिंक किसी आईआईटी में कुछ ऐसा हुआ था कि दलित बच्चों के लिए अलग कर दिया गया और उनके लिए क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। सो ये एक डिस्टिंक्शन है, सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट फॉर दलित स्टूडेंट इन अ क्लासरूम। वो मेस में किया था उन्होंने, किस में किया था, मेस में, तो वो इसके अंदर कवर होगी। डिस्क्रिमिनेशन के अंदर लिखा था अगर कोई डिस्टिंक्शन आप क्रिएट करते हैं। देन एक्सक्लूजन, एससी स्टूडेंट नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन अ कल्चरल कमेटी, ये क्या है, एक्सक्लूजन। देन लिमिटेशन, ओबीसी फैकल्टी अलाउड टू टीच बट बार्ड फ्रॉम हेडिंग द डिपार्टमेंट, तो ये लिमिटेशन होगी। प्रेफरेंस, अपर कास्ट स्टूडेंट कंसिस्टेंटली सिलेक्टेड एज क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो ये क्या हो गया, प्रेफरेंस। समझ में आ रही है? अगर इन बेसिस पे करोगे तो वो माना जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। नाउ अब आप इंडिया में स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं वहां पर आइए जरा। स्टैटिस्टिक्स के जो ये ह्यू एंड क्राई हो रहा है कि जनरल कैटेगरी भी खतरे में आ गई है एंड ऑल दैट, पहले आप स्टैटिस्टिक्स पे बात करिए, आप डेटा पे बात करिए कि डेटा क्या कहता है।
Between 2019 and 2021, 98 students from Dalit, Bahujan, and Adivasi communities died by suicide in central universities and top institutions like IIT, IIMs, and NITs. As per the data provided in the Rajya Sabha में डेटा प्रोवाइड किया गया है. Then आप देखिए अकॉर्डिंग टू द अनदर एस्टिमेट आउट ऑफ 122 स्टूडेंट जिन्होंने सुसाइड कमिट किया था इन द टॉप इंस्टीट्यूशंस इन द ईयर ऑफ 2014 से लेकर 2021 तक, उसमें से 68 या 55% कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. 24 उसमें से एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और 41 कहां से बिलोंग करते हैं? ओबीसी से बिलोंग करते हैं जिन्होंने सुसाइड किया है. आगे देखिए कि ये जो डेटा यूजीसी ने दिया है, यूजीसी ने बोला है कि 2019 से लेकर 2024 में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस में कितना जंप आया है कंप्लेंट्स में, बताइए. 118.4% जंप आया है. तो आप मुझे बताइए कि ये गाइडलाइंस आपको बायस लग रही हैं? लग रही है जो ह्यू एंड क्राई हो रहा है इंडिया के अंदर कि भाई खतरे में है, ये सब कुछ है, आपको क्या लग रहा है ये बायस्ड? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? तो यहाँ पर आप देखिए, अब मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि इंडिया में डीप रूटेड कास्ट प्रेजुडिस कैसे है और क्यों है. डीप रूटेड कास्ट प्रेजुडिस इंडिया में क्यों है, अभी भी आज भी कास्ट प्रेजुडिस क्यों है इंडिया के अंदर, तो इसके ऊपर कुछ बात कर लेते हैं. ठीक है. तो ये जो डीप रूटेड कास्ट जो प्रेजुडिस है ना, ये एवरीडे लाइफ में आपको देखने को मिल जाएगा. जैसे दीज एटीट्यूड्स, जो ये जो एटीट्यूड्स लोगों के अंदर पाए जाते हैं, ये आपको उनके बिहेवियर में, उनकी कन्वर्सेशंस में, पब्लिक डिस्कशंस में मिल जाएंगे. कैसे? इंडिया में आपको पता है, मुझे बताइए, मंडल कमीशन केस पता है आपको? मंडल कमीशन केस, डोंट से कि नहीं पता. आर्टिकल 16 पढ़ाया था ना मैंने. मंडल कमीशन बनी थी जिन्होंने रेकमेंड किया था कि ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन, टोटल 50% रिजर्वेशन होनी चाहिए. मंडल सेकंड बैकवर्ड क्लास जो कमेटी बनाई गई थी, तो वो मंडल पहले काका केलकर थी फर्स्ट, और दूसरी कौन सी थी? मंडल, बीपी मंडल, है ना, बीपी मंडल. तो मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि ओबीसी और एससी और एसटी इनके लिए क्या होनी चाहिए, ओबीसी के लिए पर्टिकुलरली 27% रिजर्वेशन होनी चाहिए. 27%, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन इंडिया में इतनी है तो इनकी कम से कम इनकी रिजर्वेशन इतनी होनी चाहिए, क्योंकि इनके खिलाफ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हुई है. और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि सबके साथ क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी. और आर्टिकल 14 में दो चीजें हैं, बताइए. एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये कहता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड द पीपल विच आर डिफरेंटली सिचुएटेड वी शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली. बोलो यस और नो? जो एक जैसे लोग हैं उनको एक जैसा ट्रीट करो, जो एक जैसे से अलग है उनको अलग अलग ट्रीट करो. बोलो यस और नो? एक बैंक के अंदर आप गए तो वहां पर एक सीनियर सिटीजन की लाइन लगी हुई है, एक नॉर्मल लगी हुई है. अब वहां पर आप बोलो कि इनके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो सीनियर सिटीजन के लिए, इनको भी यहाँ पर लाइन में लगना चाहिए. क्या वो आपके जैसे सेम है? बोलिए. दे आर डिफरेंट फ्रॉम यू. बोलो यस और नो? सो देयरफॉर दे शुड बी गिवन अ डिफरेंट ट्रीटमेंट. बोलो यस और नो? सो दिस इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ये क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो भाई मंडल कमीशन का भी और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये फिलोसफिकल या जूरिस्प्रूडेंशियल सेंस ये है कि भाई उनके साथ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन होता आया है. उनके पूर्वजों के साथ, उनके एंसेस्टर्स के साथ उनको एजुकेशन नहीं मिली, उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं मिल पाए, उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज्यादा हुई कि वो अपलिफ्ट नहीं हो पाए. और अपर कैटेगरीज को एजुकेशन, फाइनेंशियली और सारे, ये कोई भी बिजनेस कर सकते थे, उनको मंदिरों में नहीं आने दिया गया. ये सब हुआ उनके साथ. और जिसकी वजह से आप मुझे बताइए, प्रिविलेज प्रिविलेज जो होती है, वो बच्चों, अगर उनके फादर और मदर उन्होंने हार्ड वर्क किया और वो उनको अच्छी एजुकेशन मिली, वो अच्छे पोस्ट पे थे, तो वो आपको प्रिविलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये मुझे बताइए. आप अच्छे स्कूल्स में पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, या आप एक बेकार स्कूल में पढ़ेंगे? प्रिविलेज इनहेरिट की जाती है. बोलिए यस और नो? तो सिमिलरली ये जो डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी इनहेरिट की जाती हैं. अगर उनके पेरेंट्स डिसएडवांटेज थे तो वो भी उनको उतना ही दे पाएंगे जितना उनके रिसोर्सेज में है. बोलो यस और नो? तो फिर अगर आप एक हायर एजुकेशन के अंदर या फिर एक सरकारी नौकरी के अंदर सेम कट ऑफ रख देंगे, तो आप डिफरेंट लोगों को सेम ट्रीटमेंट दे रहे हो अलग अलग. तो आप बोल रहे हो कि जैसे कि एक सीनियर सिटीजन को बोलो लाइन में खड़ा हो जाए पीछे, तो आप उनको क्या कह रहे हो कि सेम ट्रीटमेंट, जो कि वो जो कि डिस्क्रिमिनेशन है अपने आप में. क्या है वो? डिस्क्रिमिनेशन है. क्योंकि इक्वालिटी तो ये कहती है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक. जो सेम सिचुएशन में उनको सेम तरह ट्रीट करो, उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. तो इनको आप एट पार लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाने के लिए इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट देने की जरूरत थी. पर अगर आज के टाइम पे आप मेरे को बात करेंगे, तो मेरा व्यू पॉइंट ये है कि क्रीमी लेयर सिस्टम, जिनको ऑलरेडी बेनिफिट मिल चुका है, जो ऑलरेडी वेल ऑफ हो चुके हैं, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए. एग्जीक्यूशन इस चीज की होनी चाहिए, जो कि एग्जीक्यूशन स्ट्रिक्ट नहीं है. ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते हुए कि भाई वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वोटें चाहिए, तो इसके ऊपर इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टर इंप्लीमेंटेशन नहीं है. जिनको बेनिफिट मिल चुका है उनके आगे पीढ़ियां बेनिफिट लेती आ रही हैं, अभी भी ले रही हैं, जो कि उनको नहीं मिलनी चाहिए थी.
समझ में आ रही है? मेरे हिसाब से अगर एक जनरेशन को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल गया, उसके बाद आगे आने वाली जनरेशन को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। तो आपने जो अभी कहा कि क्रीमी लेयर को नहीं मिलना चाहिए, पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि उनको नहीं मिलेगी। हाँ, नहीं मिलेगी, दी थी सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट का। क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट है हमारे पास। हाँ, अभी भी है क्रीमी लेयर, बट पॉइंट ये है ना, लोग उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं ना, कि 8 लाख से कम की इनकम, सालाना इनकम, एनुअली पूरी फैमिली की 8 लाख से कम इनकम है, तो वो फिर क्रीमी लेयर में नहीं आएगा, उसके ऊपर वाले क्रीमी लेयर में आते हैं। तो वो मैनिपुलेशन हो ही जाती है, आईटीआर में नहीं भरता, नहीं शो करता, बाकी मेरी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर है, अपने नाम पर नहीं ली, किसी और पर्सन के बेनामी ट्रांजैक्शंस बोलते हैं उनको। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो है मैनिपुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये हमें अनफेयर लगता है कि भाई इन लोगों को तो रिजर्वेशन मिल जाती है, ये इजीली ले लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये हाँ, ये इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन की जरूर कमी है, कि जिनको नहीं मिलनी चाहिए थे, जो डिजर्विंग नहीं थे, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है, और जो एक्चुअली डिजर्विंग है उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है इंडिया में। तो मैं अब आपको डीप रूटेड कास्ट बायस बता रहा हूँ कि इंडिया में ऐसा क्या है। देखो, मंडल कमीशन जब आया था ना, तो उन्होंने जब रिकमेंडेशन करी कि भाई ये ओबीसीज के लिए ये मिलना चाहिए, तो लोगों का उस टाइम पे व्यू पॉइंट ये था कि भाई, उनका ये व्यू पॉइंट था कि आज के टाइम पे ये अनफेयर है कि आप हमारी जॉब्स, हमारी एजुकेशनल सीट्स हमारे लिए कम कर रहे हो। आप बोलो एजुकेशन जॉब्स और कम हो जाएगा ना जनरल कैटेगरी के लिए। और लोगों का व्यू पॉइंट ये तो अनफेयर है। उन्होंने ये बोला कि प्रेजेंट जनरेशन क्यों पे करे जो कि रॉन्ग कमिट किए थे उनके एंसेस्टर्स ने। हम क्यों पे करें? हमारे एंसेस्टर्स ने, अगर जनरल कैटेगरी के एंसेस्टर जो जो भी है, हम ये नहीं करें कि हमारे एंसेस्टर ने डिस्क्रिमिनेशन की थी, पर जनरल कैटेगरी वाले जो लोग थे, उन्होंने, उस वर्ग ने की थी। ठीक है, तो उनका ये व्यू पॉइंट है कि व्हाई शुड वी सफर प्रेजेंटली फॉर द रॉन्ग डन बाय आवर एंसेस्टर्स। जब उन्होंने गलत किया तो हमें क्यों ऐसा करना चाहिए? तो ऐसा ये अनफेयर है, रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ये व्यू पॉइंट है। ठीक है, पर पॉइंट ये है कि जो प्रिविलेज है वो इनहेरिट की जाती है। ठीक है, इट डिड नॉट डिसअपियर विद टाइम, वो आपको भी मिलती है प्रिविलेज। सिमिलरली जो डिसएडवांटेज है वो भी इनहेरिट होती है, वो भी पीछे से चली आती है। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर डिस्कशन करें, यहाँ पर अगर हम बात करें कि लोग ऐसा कहते तो जरूर हैं कि भाई हमारे पूर्वजों ने की थी, बट आज के टाइम पे भी अगर किसी का बॉस एससी कैटेगरी का हो, तो वो उसको एक कास्ट स्लर से बोलता है कि ये तो ये है। समझ में आए? तो आप देखिए, फॉर एग्जांपल कॉलिंग अ सुपीरियर, क्या कहते हैं उसको? शेड्यूल कास्ट। इट इज एन इंसल्ट। इट शोज दैट कास्ट आइडेंटिटी इज स्टिल यूज्ड टू अंडरमाइन द अथॉरिटी एंड, मतलब वही लोग हिपोक्रेसी शो करते हैं जो कहते हैं उन्होंने किया था। बट आज भी आप अपनी सोसाइटी में देखेंगे, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो ये बोलेंगे ये तो ये कैटेगरी का बंदा है। और आगे देखिए, आगे ये है कि अगर किसी बच्चे, कोई डॉक्टर, अगर डॉक्टर एमबीबीएस कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कोटा डॉक्टर है ये तो। क्या है ये? कोटा डॉक्टर। तो ये क्या है फिर? ये डीप रूटेड कास्ट बायस आपके मन में है या नहीं? बोलो यस और नो। कोटा डॉक्टर, भाई आपने मेरिट को बिल्कुल ही क्या कर दिया? आपने साइडलाइन कर दिया। आगे देखिए, उसके अलावा, उसके अलावा विक्टिमहुड भी जो है सिलेक्टिव आउटरीच लोग करते हैं। जैसे कहते हैं कि कश्मीर के अंदर जेनोसाइड हुआ था, कश्मीरी पंडित के साथ ऐसा हुआ था। आज जेनोसाइड गाजा के अंदर हो रहा है, और वहां पर जब कोई प्रोटेस्ट करता है तो यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? बोलिए। तो वहां पर जेनोसाइड हुआ था, तब आप आउटरीच कर रहे हैं कि हाँ, गलत हुआ। और जब किसी और कम्युनिटी के साथ जेनोसाइड हो रहा है, तो वहां पर आप कह रहे हैं कि ये जेनोसाइड जेनोसाइड नहीं है, यू आर टोटली इनडिफरेंट टू दैट। जेनोसाइड मीन्स मतलब किसी एक कम्युनिटी की जो पूरा, बेसिकली उसको डिस्ट्रक्शन, टोटली डिस्ट्रॉय कर देना, कि उनकी कोई भी वंश जनरेशन बचे ही ना, टोटल डिस्ट्रक्शन। देन उसके बाद पॉलिटिकल कंपल्शन क्या है? देखो, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के भी पॉलिटिकल कंपल्शन क्या है कि उनका वैसे जो मेजोरिटी बेस है, वोट बेस, वो कौन सा है बताइए? अपर कास्ट ग्रुप्स। बट वो बैकवर्ड कास्ट, क्योंकि आपको पता है पॉपुलेशन इंडिया में ज्यादा, अभी कास्ट बेस्ड सेंसस होना है इस बार फर्स्ट टाइम, आपको पता है कि नहीं? नॉट फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम पे हो रहा है, बट फर्स्ट टाइम जब हुआ था उसका डेटा रिलीज नहीं किया गया था। ये जो अब आप देखेंगे 2026 के अंदर क्या सेंसस होने वाला है, इट विल, कास्ट विल आल्सो बी एन्यूमरेटेड इन दैट, कि कास्ट भी देखी जाएगी कि कास्ट क्या है आपकी। उससे पता चल जाएगा कि पॉपुलेशन, ओबीसीज और एससी एसटीज इनकी कितनी पॉपुलेशन है जनरल कैटेगरी की। बट द पॉइंट इज कि जो गवर्नमेंट है उनका मेजोरिटी सपोर्ट बेस तो अपर कास्ट है, बट दे आर, गवर्नमेंट आल्सो वांट्स टू वू द लोअर कास्ट आल्सो, क्योंकि वोटें तो उनकी भी चाहिए। तो ये सुसाइड वगैरह हो रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई हम ये रूल्स बना रहे हैं। अब जब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि डोंट वरी, ये जो रूल्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक हैं, एंड दीज रूल्स विच आर एंटी डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स, इट विल नॉट डू डिस्क्रिमिनेशन
विद द अपर कास्ट, कि आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आगे देख सकते हैं इसके, हाँ जी, पोस्ट ग्रेजुएशन में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में सीट्स फिल नहीं हुई थी, तो इन्होंने थोड़ी सी जो कट ऑफ, आई डोंट नो कि माइनस में कर दी है, मुझे नहीं पता, इसके न्यूज़ मैंने पढ़ी नहीं है। हैं, कर दी थी, तो वो इन्होंने की थी। अब उसके बारे में मुझे नहीं पता। अब ये चीज तो गलत है, देखो जिस चीज को मैं गलत मानता हूँ मैं तो देखो रिजर्वेशन को कह रहा हूँ कि रिजर्वेशन सिर्फ डिजर्विंग को मिलनी चाहिए, जो नॉन डिजर्विंग है उनको रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। तो ये भी चीजें गलत हैं, बट यहाँ पर हम जो ये रूल्स हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन कॉलेजेस की बात हो रही है वहां पर, उसकी डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई लोग कैसे पहले कहते हैं कि भाई रिजर्वेशन गलत थी और हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, बट साथ ही साथ फिर अपनी डे टू डे लाइफ में ये चीजें, जैसे अपने सुपीरियर को ऐसा यूज करना, किसी बच्चे ने एडमिशन ली तो उसको कोटा डॉक्टर बोलना, उसके मेरिट को आप बिल्कुल साइडलाइन कर रहे हो जस्ट बिकॉज उसको रिजर्वेशन की बेनिफिट मिल गया है, और हो सकता है कि उसका मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी से भी क्या हो, ज्यादा हो, बट उनको आप ये हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है। देन आप आगे देखिए कि फाइनली मैं ये कह रहा हूँ कि इन चीजों से क्या हो रहा है कि अगर ये डिस्क्रिमिनेशन चलती रही, इट विल पुश स्टूडेंट्स टू सुसाइड। ठीक है, सुसाइड किया जाएगा। और आयरनी ये है कि देखो लॉज जो है ना, वो इंसान के कंडक्ट को रेगुलेट कर सकता है, बट लॉ जो है इंसान के बिलीफ सिस्टम को नहीं चेंज कर सकता। अगर मैंने लॉ बना दिया कि ऐसा करना अपराध है, तो आप ऐसा कंडक्ट नहीं करेंगे, बोलो यस और नो, बट क्या आपका बिलीफ सिस्टम बदल जाएगा? अंदर से तो आप बोलेंगे कि है ना, ऐसे आप डे टू डे लाइफ में ये चीजें आप फेस करेंगे। कंडक्ट वो वाला जो है हम लॉ रोक सकता है, बट बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं हो सकता इंडिया के अंदर। नाउ कमिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, फाइनल पार्ट, कमिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड, यस, नहीं 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 नहीं, मैं आपका क्वेश्चन ही नहीं समझा। सारे पॉवर्टी लाइन से ऊपर ही हाँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी हो सकते हैं। सही इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे बेसिस पे थोड़ी सुसाइड हो रहे हैं। आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सुसाइड हो रहे हैं, इंसान क्यों करेगा? इंसान करेगा कि उसके साथ वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। इसी को तो डील करने के लिए ये लॉ रेगुलेशंस आई है ना। अब वो क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, तो अब उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे करोगे? बताओ किस बेसिस, बताओ आप क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करो, फिर तो मैं आपको आंसर दूं। बताओ क्वेश्चन क्या है आपका? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा हो सकता है वो भी सुसाइड कर ले, बट प्रोवाइडेड कि उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन की हो, किस बेसिस पे करोगे? इस बेसिस पे कि तू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है इसलिए कि तू मतलब कि तेरे को यहाँ हम ये नहीं बैठने देंगे साथ में। तो किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन अगर आप कर रहे हैं जिसमें कोई लिमिटेशन लगा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, अब वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है वो तो चलो एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया हो गया, बट कास्ट बेस पे या किसी बेस पे कर रहे हैं तब हम ये रेगुलेशंस के अंदर एक्शन लेंगे। अगर वो किसी ने उसको मजबूर कर दिया, उसे तो अबैटमेंट ऑफ सुसाइड का केस लग जाएगा उसके ऊपर, आईपीसी और बीएनएस है हमारे पास। ठीक है, समझ में आ रही बात या नहीं? कौन कौन सी कमेटी बनी थी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल अब देखो, आपके मन में भी बहुत सारे मिथ थे, मे भी होंगे मिथ, मैंने तो आपको लॉ पढ़ाया है। आप मेरे व्यू पॉइंट से सब्सक्राइब मत करिए, यू डोंट एग्री विद दैट, बट जो मैंने, अरे मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, आप वेट क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पर देखिए, सेंटर एंड प्रमोशन इक्विटी सेंटर्स, इनमें कौन कौन होंगे मैं आपको दिखाऊंगा ना, यू जस्ट वेट फॉर इट। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा दूंगा, बस ये जो गवर्नमेंट का रिलीज किया हुआ डॉक्यूमेंट है यहाँ पर भी दिखा दूंगा, और यहाँ पर जो मैंने आपके लिए पीपीटी बनाई है यहाँ पर भी मैं दिखा दूंगा। देखिए, इनको इफ कॉलेज एज अ फ्यूअर, यहाँ पर कोऑर्डिनेट, एंड यहाँ पर जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, लेट मी ओपन दैट पेज। गवर्नेंस होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये अभी रुक जाओ, आगे देखो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इक्विटी कमेटी, ये होती है इक्विटी कमेटी जो फैसला लेती है। अब आप यहाँ पर देखिए, इक्विटी कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय हेड ऑफ द
इंस्टीट्यूशन मतलब वाइस चांसलर इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगा। फंक्शन इसके क्या है? फंक्शन इट इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देन कॉम्पोजिशन देखिए जरा, इसके अंदर कौन कौन होगा बताइए? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इसका क्या है? एक्स ऑफिशियो। अब यहाँ लिखा है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एससी एसटी ओबीसी होना चाहिए। कोई भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उसका क्या होगा? चेयरमैन। देन आगे देखिए, 3 प्रोफेसर या सीनियर फैकल्टी मेंबर, उस कॉलेज के सीनियर फैकल्टी मेंबर जो प्रोफेसर है वो भी उसका हेड मेंबर होंगे। तो क्या लिखा है? वो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के होने चाहिए। हाँ हाँ, इन्होंने ये जरूर लिखा है कि इसकी जो टोटल कॉम्पोजिशन जितनी भी, कितने लोग हैं पूरे, देखिए जरा आप, एक और तीन कितने हो गए? 4। एक कितने हो गए? 5। और दो कितने हो गए सिविल सोसाइटी वाले? 7। और दो स्टूडेंट्स हैं, ये कितने हो गए? 9। और उसके अलावा एक क्या हो गया? ईओसी कोऑर्डिनेटर। कितने हो गए? 10 हो गए। अब 10 के अंदर इन्होंने यहाँ पर एक रूल बनाया हुआ है कि इसमें से मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन किसकी होनी चाहिए, बट नंबर कुछ नहीं दिया। किसका होना चाहिए बताइए? ओबीसी होना चाहिए। और कौन होना चाहिए? पीपल विद डिसेबिलिटी। और कौन होना चाहिए? एससी। एक होना चाहिए एसटी। तो मुझे बताइए मेजोरिटी क्या? चलो एक ओबीसी का भी डाल दिया आपने, एक एससी का डाल दिया, एक एसटी का डाल दिया, कितने हो गए? 3। अब डिसेबल जो है वो जरूरी है कि वो एससी एसटी ओबीसी वाला ही होगा? वो जनरल कैटेगरी भी तो हो सकता है। उसके बाद वुमेन जो है वो जरूरी है ओबीसी एसटी होगी? वो तो जनरल कैटेगरी भी हो सकती है। मतलब इस 10 कमेटी जो इक्विटी कमेटी के जो मेंबर्स जो आपने यहाँ देखे हैं, उनमें से ये इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब होनी चाहिए, इसमें कोई नंबर फिक्स नहीं है कि इतने ही होने चाहिए। अब यहाँ पर इनकी टर्म्स फिक्स हैं कि जो टर्म ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स रहेंगे उनका 2 इयर्स का रहेगा। जो बीच में दो स्टूडेंट्स डाले हैं उनकी टर्म कितनी रहेगी? 1 ईयर की रहेगी। इनको साल में कितनी बार मीटिंग करनी है? साल में 2 बार करनी है मीटिंग इनको। तो ये तो आपके सामने ही है, मैंने अपनी तरफ से थोड़ी बनाई है पीपीटी। यहाँ देख लो आप, ये लो, इक्विटी हेल्पलाइन एंड measures of promotion of equity, then procedure in case of accident of discrimination। तो ये तो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसीजर में क्या होना है। बट बिफोर दैट अगर आप देखेंगे यहाँ पर इक्विटी कमेटी का यहाँ पर ना दिया होगा, देखना। इक्विटी कमेटी यहाँ पर होएगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ पर सेंटर, ये देखो, कमेटी 2 बार मिलेगी साल में। द कमेटी मस्ट हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या लिखा है? कोई नंबर तो नहीं लिखा ना कि 2 3 4 5 6, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ। फिर आगे देखिए, फिर ये तो आपने पढ़ के ही आए हो कि इसके अंदर कौन कौन होगा? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, 3 प्रोफेसर, 1 स्टाफ मेंबर अदर देन अ टीचर, 2 रिप्रेजेंटेटिव सिविल सोसाइटी, 2 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव, 1 कोऑर्डिनेटर। तो कहाँ लिखा है फिर? मैं तो आपको गवर्नमेंट का ही दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंट, मेरा डॉक्यूमेंट थोड़ी है ये मेरा डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो तो मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है। अब ठीक है, आप बताओ। हाँ भाई, आप किसका क्वेश्चन था? ठीक है भाई। अब देखो इधर, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की भी रीजनिंग सुन लेते हैं। बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई बेग टू डिफर फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आई विल गिव यू माय ओपिनियन, बट लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट स्टेज 2026 यूजीसी इक्विटी रूल्स कॉलिंग इट टू स्वीपिंग। टू स्वीपिंग मतलब बहुत ब्रॉड है ये। और आफ्टर वट एवर वी हैव गेन्ड इन पास्ट 75 ईयर्स टुवर्ड्स फॉर्जिंग अ कास्टलेस सोसाइटी, हम कास्टलेस सोसाइटी प्रमोट करना चाहते हैं। तो जब हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के लिए, तो हम कास्ट बेस्ड जो है कैटेगरीज क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, क्लास बेस्ड डिस्टिंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का कहना है। पर आगे देखिए आप, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है ये कह रहे हैं कि भाई ये जो रेगुलेशन है इट विल डिवाइड द सोसाइटी। अब आगे देखते हैं क्यों रैगिंग। अब देखिए यहाँ पर जो पिटिशनर था ना, पिटिशनर ने एक एग्जांपल दी। पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसने पिटीशन फाइल की है, उन्होंने बोला कि सर रैगिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एजुकेशन। रैगिंग करना किसी के साथ एक ऑफेंस है। क्या है? रैगिंग करना एक ऑफेंस है। इफ जनरल कैटेगरी फ्रेशर आया और उसके साथ एक एससी सीनियर ने, एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी के सीनियर ने रैगिंग की, तो वो उसके खिलाफ कंप्लेंट या उसके खिलाफ कुछ रेजिस्ट करेगा? तो वो एससी एसटी जो जो उसका जो सीनियर होगा वो कंप्लेंट फाइल कर देगा कि इसने मेरे साथ क्या किया है? डिस्क्रिमिनेशन की है। तो उन्होंने बोला उस फ्रेशर का सारा करियर जो है वो सलाखों के पीछे चला जाएगा। ऐसा हो सकता है। उन्होंने ये बोला कि क्योंकि वो कंप्लेंट कर देगा उसके खिलाफ जाके कि भाई, क्योंकि उसके साथ रैगिंग हो रही थी ना जनरल कैटेगरी के साथ। तो उन्होंने बोला ऐसे सिनेरियो में क्या करोगे आप? ये पिटिशनर ने बोला है। देन आगे देखिए, कोर्ट ने बोला है कि जो 3C वाला जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वाला है, उसके अंदर गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट माना है। और सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह और ये प्रसन्ना जी, इन्होंने बोला है कि सर ये रेगुलेशंस बिल्कुल ठीक है। आप इन रेगुलेशंस को रोक रहे हो तो इट इज लाइक कॉलिंग अ फुली एबल्ड पर्सन अ डिसेबल्ड। मतलब बिल्कुल ठीक है, आप उसको बोलो कि मतलब ये ना
बेसिकली जो रोहित वेमुला का केस था उसको लड़ा किसने था? इंदिरा जयसिंह। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पिटीशन डाली थी कि गाइडलाइंस बननी चाहिए। तो अब ये गाइडलाइंस रुक रही हैं तो इंदिरा जयसिंह इनको अपोज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, गाइडलाइंस कुछ गलत नहीं है गाइडलाइंस के अंदर। देन चीफ जस्टिस ने, जो सूर्यकांत जी हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सीजीआई, उन्होंने बोला दैट कास्ट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट सोनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। उन्होंने बोला चिल्ड्रन जो हैं फार अवे प्लेसेस से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ से पढ़ने आते हैं, तो उनकी कल्चरल वैल्यूज होती हैं एंड एवरीवन शुड बी प्राउड ऑफ देम। बट इनके साथ जब कल्चर प्रैक्टिसेस, इनके अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स जब ऑब्जर्व करते हैं तो इनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि कल्चरल आइडेंटिटी के बेसिस पे भी हो सकती है। आई डू एग्री विद ऑनरेबल सीजीआई, बट द थिंग इज कि कल्चर आइडेंटिटी के बेसिस पे हो सकती है डिस्क्रिमिनेशन। तो देन यू ऐड इट इन एज एन अनदर ग्राउंड। नो, आप उसको एक अनदर ग्राउंड की तरह क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। आप स्टे करने वाली यहाँ पर नहीं, अब आप कह रहे हैं कल्चर आइडेंटिटी पे हो सकती है, देन यू ऐड द कल्चर आइडेंटिटी एज अ ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जो रैगिंग की बात पिटिशनर ने करी है, रैगिंग इज एन ऑफेंस, रैगिंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, रैगिंग इन इटसेल्फ इज अ offense, it is an act of doing discrimination, it is not another ground of discrimination। समझ में आई? Ragging could be done against anyone, even a general category student, even a SC ST or a OBC, but we have laws, anti ragging laws, anti ragging laws। बट ये जो पॉइंट है कि फ्रेशर के साथ अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर देगा, तो देयर इज अ ड्यू प्रोसेस। क्या है वहां पर? ड्यू प्रोसेस है। बस what reforms I want to suggest is that there should, the provision which was there in the draft, that provision should be reintroduced for creating a deterrence against the false and frivolous complaints। And second suggestion which I want to make is that the process which is there of filing the complaint, प्रोसेस भी अगर आपको मैं दिखा दूंगा, तो मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले अगर कंप्लेंट आएगी, कंप्लेंट आने के बाद 24 आवर्स के अंदर इक्विटी कमेटी को जो है उसका मीटिंग करनी पड़ेगी 24 आवर्स के अंदर। 24 आवर्स के बाद उनको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा इक्विटी कमेटी को कि उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उनको 7 दिन के अंदर अंदर फैसला लेना है कि इस बंदे ने किया है या नहीं किया है। अगर उसने किया है तो उसके ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है, सस्पेंशन करना, कुछ भी करना अकॉर्डिंग टू द रूल्स, वो हायर एजुकेशन रूल्स जो होते हैं हमारे, वो आप लीजिए। अगर लगता है कि उसने कोई पीनल ऑफेंस किया है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए। लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। कोर्ट में तो सारे एविडेंस लेके आने ही पड़ेंगे, कोर्ट ऐसे तो सजा देती नहीं है। कोर्ट क्या करती है? एजुकेट करती है, ट्रायल होता है पूरा प्रॉपर। बोलो यस और नो? So what I want to suggest, my second suggestion is कि the process of filing the complaint, that process should be made more elaborate, it should be more due process should be included in that। थोड़ा सा टाइमलाइन थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि 50 ये जो फास्ट टाइमलाइन है ना, इससे कई बार क्या होता है कि कई बार हड़बड़ी में हेस्टी डिसीजंस भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन। एंड रेपुटेशन एक बार आपको पता चली जाए तो उसके बाद आप बाद में प्रूव कर दो कि मैंने ऐसा नहीं किया था। अपील का भी ऐसे प्रोविजन है यहाँ पर, 30 डेज के अंदर अपील हो सकती है। तो वो तो सब हो सकता है, बट मेरे जो मेरे सजेशन है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूजीसी गाइडलाइंस विच इज देयर। एंड नाउ फाइनली मैंने तो अपना, अब नाउ यू टेल मी व्हाट इज योर व्यू पॉइंट कि ये जो ह्यू एंड क्राई आप इंडिया में देख रहे हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, डू यू थिंक कि है ये सब्सटेंशिएटेड क्लेम्स हैं, कुछ है इसमें रियलिटी? लगता है आपको कि जनरल कैटेगरी खतरे में आ गई है, उनके खिलाफ कंप्लेंट्स आएंगे हैं? ठीक है, आप बताइए। ठीक है, ये बायस है रूल्स ये वाले?